वेलकम क्लास 11। आज हम लोग सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर 1 केमिस्ट्री का पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग मास एंड वेट के बारे में जानेंगे। मास जो है इसको डिफाइन किया जाता है अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ substance is called its mass। एक सब्सटेंस में, एक पदार्थ में, इसको मैटर को मटेरियल कर दीजिए। अमाउंट ऑफ मटेरियल प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स मास। यानी किसी भी सब्सटेंस में जो मटेरियल उपस्थित है, मैटर उपस्थित है अर्थात पार्टिकल उपस्थित है, उसे हम मास कहते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मास जो है वस्तु का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी आंतरिक गुण है। क्यों आंतरिक गुण है भाई? क्योंकि अंदर में जो मटेरियल है वो क्या है? वास्तव में पार्टिकल्स हैं जिसका वो बना हुआ है। सो मटेरियल रेफर्स टू पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। मटेरियल का मतलब क्या है कि एक पदार्थ में जो कण है वही मटेरियल है। सो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू इट्स पार्टिकल्स। और चूंकि पार्टिकल्स जो हैं क्या है? इंटरनल फैक्टर है। इंटरनल फैक्टर, दैट्स वाई मास को हम कहते हैं कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये जो मास है किसी वस्तु का वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी अर्थात इंटरनल फैक्टर पार्टिकल्स के कारण है। अगर पार्टिकल्स में मास नहीं होता तो मैटर में भी मास नहीं होता, यानी ऑब्जेक्ट में मास नहीं होता। इसके अलावा आप ध्यान रखिए कि इस मास के कारण एन ऑब्जेक्ट हैज इनर्शिया एंड ग्रेविटेशनल प्रॉपर्टीज। ड्यू टू इट्स मास। एक वस्तु में द्रव्यमान के कारण उसमें इनर्शिया है और उसमें ग्रेविटेशनल प्रॉपर्टीज है। तो अभी तक हमने बात की जो अमाउंट ऑफ मटेरियल एक पदार्थ में होगा उसको हम उस पदार्थ का मास कहेंगे, यानी अमाउंट ऑफ मटेरियल्स प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स मास। और दूसरी बात यह है कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, आंतरिक गुण है। क्यों आंतरिक गुण है? क्योंकि मटेरियल जो है एक पदार्थ का वास्तव में उसका पार्टिकल है, और पार्टिकल पदार्थ के मैटर के इंटरनल चीज है, इसीलिए इसको हम इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कर रहे हैं। और सो मास जो एक ऑब्जेक्ट है वो किस कारण से है? उसके पार्टिकल्स के मास के कारण है, और ये पार्टिकल इंटरनल फैक्टर है। इसके बाद हम बात करें कि एक ऑब्जेक्ट में मास के कारण दो गुण उत्पन्न हो सकते हैं, इनर्शिया एंड ग्रेविटेशनल मास। इनर्शिया is it is the tendency of an object to resist any change in its previous state of rest or motion। अगर कोई वस्तु पहले से रेस्ट में है या मोशन में है तो इनर्शिया क्या करता है? इनर्शिया के कारण वो वस्तु या जिस पोजीशन में है, जिस अवस्था में है, उसी अवस्था में रहना चाहता है। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है, उसे वो बदलना नहीं चाहता है। तो जो ये बदलाव आता है उसको विरोध करता है। तो कोई पदार्थ में जितना ज्यादा रेस्ट स्टेट चेंज जो हो रहा है उसमें उसके विरोध करने की क्षमता जितनी अधिक होगी उसका इनर्शिया उतना ही अधिक होगा। तो इनर्शिया का मतलब है कि टेंडेंसी टू रेसिस्ट, यानी विरोध करने का गुण। किसका विरोध? तो अगर उस वस्तु के या किसी वस्तु के अवस्था में कोई परिवर्तन आ रहा है तो उसका विरोध करेगी, यही है इनर्शिया। याद रखिएगा, इनर्शिया हायर द इनर्शिया हायर विल बी द मास। हायर विल बी द मास, यानी इनर्शिया अगर अधिक है तो मास भी अधिक है। यानी यूं कह सकते हैं किसी वस्तु का मास अधिक होगा यदि उसका इनर्शिया अधिक है। तो हम कह सकते हैं कि इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ मास। सो इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट
is measured in terms of mass. तो इस तरीके से इनर्शिया को मेजर करेंगे अगर मास के द्वारा तो यह मास इनर्शियल मास कहलाएगा। अर्थात मेजरमेंट ऑफ मास यूजिंग इनर्शिया, टेंडेंसी ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इनर्शियल मास। तो मास भी दो प्रकार के, तो इनर्शियल एंड ग्रेविटेशन। अभी हम इनर्शिया की बात कर रहे हैं, आगे हम लोग ग्रेविटेशनल प्रॉपर्टी की भी बात करेंगे। तो मान लिया जाए एक वस्तु है, ये वस्तु रेस्ट पे है, ठीक है। तो अपने प्रीवियस अवस्था में है और ये क्या करेगा, विरोध करेगा अगर कोई परिवर्तन इसका होगा होती में। तो अगर कोई बल लग गया इसमें F, तो जाहिर सी बात है F बल लगेगा तो इस बल का विरोध करेगा ये वस्तु, तब तक विरोध करेगा जब तक इसमें क्षमता है। लेकिन क्षमता से अधिक बल लग जाएगा तो चेंज हो जाएगा स्टेट। तो जितना भी विरोध करेगा उसके हिसाब से इसमें त्वरण उत्पन्न होगा। तो मान लिया इसमें त्वरण उत्पन्न A हुआ, तो इसका जो मास होगा इनर्शियल मास, वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम निकालेंगे F बराबर हम जानते हैं mi इंटू ए होता है, इनर्शियल मास इंटू ए, या एम मास एम भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे इनर्शियल मास बराबर हो जाएगा F बटे ए। ये सूत्र है निकालने का, इनर्शियल मास कैलकुलेट करने का। तो इनर्शियल मास है क्या, तो इनर्शियल मास इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट calculated using its inertia या inertial tendency। और इनर्शियल मास मेजर करने के लिए F बराबर ए में हम उपयोग कर रहे हैं, यह है न्यूटन्स सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ का उपयोग करके हम क्या कर रहे हैं, F बराबर एम आई इंटू ए लिख रहे हैं, यहां से एम आई यानी कि इनर्शियल मास निकाल रहे हैं। इनर्शियल मास बराबर हो जाएगा फोर्स बटे एक्सेलरेशन। तो हो गया इनर्शियल मास कैसे निकालते हैं, इनर्शिया का उपयोग करते हुए। आगे हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल मास। तो ग्रेविटेशन पहले हम लोग जान लेते हैं। तो ग्रेविटेशन का मतलब होता है, मान लिया जाए ये पृथ्वी है, अर्थ है, तो अर्थ क्या करती है, किसी वस्तु को अपने सेंटर की ओर खींचती है। ये सेंटर हो गया, तो एक वस्तु को अपने सेंटर की ओर खींचती है। और अर्थ ही क्यों, कोई भी दो वस्तु जिसमें मास है, मान लिया जाए m1 है और ये m2 है, ये दो वस्तु एक दूसरे को क्या करती है, अपनी ओर खींचती है। यानी कि कह सकते हैं ग्रेविटेशन एक प्रकार का दो वस्तुओं के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स है, जिसमें जो किसके कारण लगती है, दोनों के द्रव्यमान के कारण लगती है। तो ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू देयर मास। उनके द्रव्यमान के कारण लगने वाला बल अट्रैक्शन का कहलाता है मास। लेकिन ये तो दो, कोई भी दो वस्तु है जिसको हम ग्रेविटेशन कहेंगे। लेकिन अगर अर्थ किसी को अपनी ओर खींच रहा है तो ये भी दो वस्तु के बीच का अट्रैक्शन, एक वस्तु और अर्थ। तो इस प्रकार के ये तो है तो ग्रेविटेशन ही, क्योंकि मास के कारण खींचा जा रहा है। लेकिन चूंकि अर्थ खींच रही है तो अर्थ के द्वारा जो ग्रेविटेशन फोर्स लगता है उसको हम ग्रेविटी कहते हैं। सो नेक्स्ट टर्म इज ग्रेविटी। तो ग्रेविटी, व्हाट इज ग्रेविटी? ग्रेविटी इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन applied on an object by earth towards its center। मान लिया जाए जो फोर्स है वो Fg हो गया, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। और इस फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन पर हुआ वो g हो गया। g को हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अर्थ पे होता है इसका वैल्यू। इसको रफली 10 भी ले लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जी का वैल्यू है। तो Fg जो लगा यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगा, वो Fg जो होता है मास इंटू जी के बराबर होता है। और इसको आप चूंकि ग्रेविटेशन का मास है इसलिए ग्रेविटेशनल मास mg भी कर mg इंटू जी यानी कि ग्रेविटेशनल मास इसको कहेंगे। तो यहां से भी हम ग्रेविटेशनल मास निकाल सकते हैं। तो ग्रेविटेशनल हमने देखा कि यहां Fg बराबर है ग्रेविटेशनल मास इंटू जी। तो यहां से ग्रेविटेशनल मास जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? Fg यानी ग्रेविटेशनल फोर्स बटे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस सूत्र का उपयोग करके भी हम ग्रेविटेशनल मास निकालते हैं। तो ग्रेविटेशनल मास इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैलकुलेटेड यूजिंग ग्रेविटेशनल प्रॉपर्टीज।
ग्रेविटेशनल प्रॉपर्टी का उपयोग करके जब हम यानी कि गुरुत्वीय गुणों का उपयोग करके जब किसी वस्तु का द्रव्यमान हम मेजर करते हैं तो कहलाता है ग्रेविटेशनल मास, और जब इनर्शियल प्रॉपर्टी का उपयोग करते थे तो कहलाता है इनर्शियल मास। तो इस तरह से आई थिंक कि दोनों प्रकार के मास आपको क्लियर हो गया, एक ग्रेविटेशनल मास होता है, दूसरा इनर्शियल मास होता है। इनर्शियल मास का डेरिवेशन या कैलकुलेशन हम इनर्शिया का यूज करके करते हैं, वस्तु की इनर्शिया प्रॉपर्टी का यूज करके जो कैलकुलेट करेंगे मास वो इनर्शियल मास है, और वस्तु के ग्रेविटेशनल प्रॉपर्टी का उपयोग करके जो मास कैलकुलेट करेंगे वो कहलाएगा ग्रेविटेशनल मास। सो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु का जो मास है रिमेन कांस्टेंट एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। पूरे ब्रह्मांड में जो वस्तु का मास है हर जगह एक समान होता है, क्योंकि मास तभी बदलेगा जब वस्तु के अंदर का मटेरियल बदलेगा, और किसी वस्तु के अंदर मटेरियल जगह के अनुसार नहीं वैरी करता है, हर जगह एक ही समान होगा, मटेरियल में कोई वेरिएशन नहीं होगा, इसलिए वस्तु का मास भी बदलेगा नहीं, हर जगह एक समान होगा। एक वस्तु अगर पृथ्वी पर रख दे, उसी वस्तु को चंद्रमा पर रख दें, दोनों जगह उसका मास सेम होगा, क्योंकि मटेरियल बदलने वाला नहीं है। नाउ अगर हम बात करें मास का, तो मास को हम मेजरमेंट कैसे करेंगे? तो मेजरमेंट ऑफ मास कैलकुलेट करने का तरीका तो हम लोग देख लिए, लेकिन फिजिकली मेजर जो करते हैं मास का मेजरमेंट हम बैलेंस के द्वारा करते हैं, यानी बैलेंस यानी तूला के द्वारा या तराजू के द्वारा। और मेजरमेंट डिवाइस जो है वो कहलाता है बैलेंस, और ये जो बैलेंस है वो 4 टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ बैलेंसेस। ये जो बैलेंस है वो 4 प्रकार के होंगे। तो बैलेंसेस 4 टाइप्स के होते हैं। पहला जो टाइप है वो है बीम बैलेंस। बीम बैलेंस कुछ इस प्रकार का होता है, एक बीम हो गया ऊपर, ये मान लीजिए फलक्रम जैसा है, और यहाँ पे 2 पैन लग गया, ये बीम बैलेंस है। ये तराजू ने बटखरा रख दिया ना वस्तु रख दी, ये बीम बैलेंस है। तो बीम बैलेंस। दूसरा जो बैलेंस है वो है स्प्रिंग बैलेंस। बीम बैलेंस को हम दंड तुला कहते हैं। दूसरा है स्प्रिंग बैलेंस, इसको हम कमानीदार तुला कहते हैं, यानी इसमें स्प्रिंग लगा रहेगा। ये कुछ इस प्रकार का होगा। इस हुक में आप किसी वस्तु को, इस हुक में आप, ये हुक हो गया, ये हो गया स्प्रिंग, और इसमें रीडिंग बना रहता है। इस रीडिंग से केजी में आप मेजर कर सकते हैं, और वस्तु नीचे लटका देंगे तो जितना फैलेगा स्प्रिंग उसके हिसाब से इसका हो जाएगा, फैलाव के हिसाब से हम मेजर करेंगे। ये नीचे क्यों आएगा, जितना नीचे आएगा उतना नीचे आपको स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग शो करेगा। तीसरा है डिजिटल बैलेंस। इसको हम डिजिटल बैलेंस ही कहें, डिजिटल तुला। आपने देखा होगा सुनार वगैरह उपयोग करते हैं, या फिर आजकल किराना दुकान पे भी मिलता है डिजिटल बैलेंस। और चौथा जो है वो है एनालिटिकल बैलेंस। इसका उपयोग हम प्रयोगशाला में करते हैं मेजर करने के लिए। कहाँ यूज करेंगे? प्रयोगशाला में। ये एनालिटिकल बैलेंस है जिसका उपयोग हम लोग प्रयोगशाला में करते हैं, लैब में करते हैं। इसको विश्लेषणात्मक तुला भी कह सकते हैं, विश्लेषणात्मक तुला। यह मिलीग्राम में भी वस्तु का वेट मेजर कर लेता है। कुछ मिलीग्राम भी वस्तु का वेट हो तो उसको भी मेजर कर लेगा, और लगभग इसी प्रकार का होता है, लेकिन इसका अरेंजमेंट खास प्रकार का होता है लैब के लिए। तो जब लैब किए होंगे या करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इस तरह से 4 प्रकार के तुला है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं? द्रव्यमान का मापन करते हैं। वेट की बात करते हैं हम। वेट क्या है? तो मुख्य रूप से देखा जाए तो वेट जो है, इट इज अ ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटेशनल पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। एक वस्तु पे लगने वाला ग्रेविटेशनल पुल है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये हमने अर्थ पर मास को डिफाइन किया है, वेट को। अर्थ पर वेट का मतलब क्या है? अर्थ के द्वारा वस्तु पे लगने वाला ग्रेविटेशनल पुल लगेगा किधर? तो अर्थ के सेंटर की ओर। चंद्रमा होगा तो यहाँ चंद्रमा कर सकते हैं। वेट ऑन मून तो जाएगा ग्रेविटेशनल पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द मून। तो इस तरीके से आप परिभाषित करें कि किसी भी प्लेनेट पे, किसी भी खास ग्रह पे या किसी भी जगह पे आप जा रहे हैं तो वहां उस वस्तु का वेट का मतलब है कि उस वस्तु पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स
जिस जहां है उसके सेंटर की ओर। तो यहां पर जैसे मान लिया जाए अर्थ है, अर्थ का सेंटर है और एक वस्तु यहां पे है, तो इस वस्तु पे बल लगेगा, सेंटर की ओर लगेगा अर्थ के। तो ये जो बल लगेगा F, यही क्या है, वेट है। सो हियर वेट इज इक्वल टू F, खास करके यहां कौन सा Fg, ग्रेविटी, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, और ये होता है m इंटू जी के बराबर। सो हम कह सकते हैं कि वेट क्या है, mg के बराबर होता है जनरली। तो यहां पर एक खास बात ध्यान रखना है कि वेट एक फोर्स है, वेट इज अ फोर्स, वेट एक बल है। दूसरी बात, वेट इज एन एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी। क्यों एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी है? क्योंकि हम देख पा रहे हैं बिकॉज एफ जो है, यानी कि वेट जो है दो चीजों पर निर्भर करता है, एक एम पे और एक जी पे। बिकॉज एफ डिपेंड्स ऑन, एफ या डब्ल्यू, एफ और डब्ल्यू डिपेंड्स ऑन एम एंड जी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है कि एम इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, बट जी इज ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर। एफ जो लग रहा है वो एक्सटर्नल फैक्टर कारण लग, एफ क्या है सर, ये जो जी जो है क्या है, अर्थ के कारण जो त्वरण, अर्थ जो लगाई बल इस पे, उसके कारण त्वरण होगा। तो वस्तु के अंदर का चीज थोड़े हुआ, अर्थ वस्तु, इस वस्तु के अर्थ बाहर है, तो अर्थ के द्वारा जो जी लगाया गया इस पे, जो त्वरण उत्पन्न किया गया इसमें, वो एक एक्सटर्नल फैक्टर से है। और अगर ये वस्तु, ये अर्थ इस पे अलग अलग जी लगाएगा तो वेट भी अलग अलग हो जाएगा। और होता भी ऐसा है कि पोल पे कुछ और जी लगता है, इक्वेटर पे कुछ और जी लगता है, यहां तक कि अर्थ से ऊपर जाते हैं तो जी का वैल्यू घटता है, अंदर जाते हैं तो भी जी का वैल्यू घटता है। तो जी इज वेरिएबल, यानी जी का जो वैल्यू है वो चेंज करते रहता है, और जगह जगह पे जी का वैल्यू चेंज करेगा। तो अलग अलग जगह पे, पृथ्वी पर ही अलग अलग जगह पे जाएंगे तो इस द्रव्य वस्तु का द्रव्यमान, सॉरी इस वस्तु का जो भार है वो घटे बढ़ेगा। और दूसरे, जैसे यहाँ अर्थ की जगह पे मून पे चले गए तो मून पर जी का वैल्यू बहुत कम हो जाता है, तो वहां पे द्रव्यमान, वेट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यानी कि तीसरी बात यह है कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट is variable, that is changes from place to place। एक जगह से दूसरी जगह हम जाएंगे तो अर्थ, वस्तु का वेट क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि जी चेंज करता है, एम तो चेंज नहीं करेगा, मटेरियल इंट्रिंसिक गुण है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मटेरियल है, मटेरियल चेंज नहीं करेगा, लेकिन जी चेंज करेगा जिसके कारण वेट चेंज करेगा। तो इस तरीके से वेट और मास में हम थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं। सो हियर इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। इट इज द मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड अ मैटर, पदार्थ के अंदर का उपस्थित मटेरियल क्या है, मास है। और यहां क्या है, इट इज द ग्रेविटेशनल पुल towards the center of earth। दूसरा जो डिफरेंस है इसमें वो है मास इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, क्योंकि ये केवल इंटरनल फैक्टर पर निर्भर करता है और वो फैक्टर है पार्टिकल्स का मास, जबकि एक वेट जो है एक एक्सट्रिंसिक फैक्टर है, क्योंकि वेट जो है मास पे तो निर्भर करता ही है, साथ में साथ एक और फैक्टर जी पे निर्भर करता है, और जो जी है वो कहलाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी पृथ्वी के कारण, पृथ्वी के द्वारा आरोपित बल के कारण उत्पन्न त्वरण। तो पृथ्वी वस्तु के बाहर की चीज है, एक्सटर्नल है, इसीलिए वो एक्सटर्नल फैक्टर है, तो जी एक्सटर्नल फैक्टर पर भी निर्भर करता है। यानी वेट इंटरनल फैक्टर मास के अलावा एक्सटर्नल फैक्टर जी पे भी निर्भर करता है, और इसी कारण से एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी कहलाता है। केवल इंटरनल पर डिपेंड करता है तो इंट्रिंसिक कहलाता है, जैसे कि मास है, और वेट जी पर निर्भर करता है जो कि एक्सटर्नल फैक्टर है, इसलिए वो एक्सट्रिंसिक हो गया। तीसरी बात, तीसरा डिफरेंस ये है कि चूंकि ये मास को हम मेजर करते हैं एसआई यूनिट ऑफ मास इज केजी, किलोग्राम, अदर यूनिट भी है ग्राम, पाउंड, लेकिन एसआई यूनिट यहां, और यहां पर एसआई यूनिट जो है वो क्या है, वेट का, एसआई यूनिट ऑफ वेट। चूंकि हम जानते हैं कि वेट एक बल है, फोर्स है, ग्रेविटेशनल पुल, पुल क्या है, एक फोर्स है,
तो फोर्स का जो एसआई यूनिट है वही इसका होगा, इज न्यूटन, एन न्यूटन है। तो एसआई यूनिट जो मास का है वो केजी है, जबकि एसआई यूनिट जो वेट का है वो न्यूटन है। इसके अलावा एक और बात हमने बताया कि मास या मटेरियल जो वस्तु के अंदर है वो कभी भी बदलता नहीं है। सो मास इज फेयरली कांस्टेंट, मास इज फेयरली कांस्टेंट everywhere in the universe, everywhere in the पूरे ब्रह्मांड में हर जगह मास क्या है, कांस्टेंट, जबकि वेट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। क्यों वेरी करता है? क्योंकि प्लेस टू प्लेस जी का वैल्यू वेरी करता है, एज जी वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। चूंकि एक जगह से दूसरी जगह जाने पे जी वेरी कर जाता है, इसलिए वेट भी वेरी करता है, जबकि मास में ऐसा कोई वेरिएशन नहीं पाया जाता। एक मुख्य डिफरेंसेस है मास और वेट में। आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी। आगे हम लोग वॉल्यूम पे बात करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको मेजर करना और समझना चाहिए हमें एक केमिस्ट्री में पढ़ने के लिहाज से, वो है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज द स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट के द्वारा जो स्पेस ऑक्युपाई होगा वही कहलाएगा वॉल्यूम, इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। एक वस्तु के द्वारा ऑक्युपाइड स्पेस को हम वॉल्यूम कहेंगे। वॉल्यूम को हम आयतन भी कहते हैं हिंदी में, यानी वस्तु द्वारा छेके गए जगह को, घेरे गए जगह को हम आयतन कहते हैं। अगर हम आयतन की बात करें तो इसका एसआई यूनिट जो है क्यूबिक मीटर है। क्यूबिक मीटर को हम मीटर क्यूब भी लिखते हैं और हिंदी में इसको हम घन मीटर कहते हैं। ठीक है, तो एसआई यूनिट हो गया घन मीटर। कुछ बातें याद रखनी है कि आप अगर देखें एक घन, अदर यूनिट्स की बात पहले कर लेते हैं। अदर यूनिट्स जो हैं वॉल्यूम के वो हैं क्यूबिक सेंटीमीटर, जिसको हम सेंटीमीटर क्यूब या फिर घन सेंटीमीटर कहेंगे, घन सेंटीमीटर, या फिर हम उपयोग कर सकते हैं ml यानी मिली लीटर, फिर उपयोग कर सकते हैं L अर्थात लीटर। अब याद रखना है कि 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर और 1 मिलीलीटर बराबर होता है 1 घन सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर क्यूब, और 1 मीटर क्यूब बराबर होता है, इसको आप बदल सकते हैं, 1 मीटर क्यूब को 1 मीटर का होल क्यूब लिख सकते हैं, और 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर का होल क्यूब कर सकते हैं। तो जाएगा 100 गुने 100 गुने 100 सेंटीमीटर गुने 100 सेंटीमीटर गुने 100 सेंटीमीटर बराबर कितना आ जाएगा, 2 2 4 2 6 0, तो 1 पे 6 जोड़े 1 2 3 4 5 6 इतना, और सेंटीमीटर 3 बार है तो सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, तो 10 लाख क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इस तरीके से 1 मीटर क्यूब में होता है 10 लाख क्यूबिक सेंटीमीटर या 10 to the power 6 क्यूबिक सेंटीमीटर। 1 लीटर में 1000 लीटर और मिलीलीटर, और 1 मिलीलीटर में 1 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। इसको आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में कैलकुलेशन के लिहाज से, और कन्वर्सन एक से दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए कभी कभी आता है, तो ऐसी अवस्था में काम आएगा। अगर हम आगे बात करें वॉल्यूम के बारे में, तो वॉल्यूम का मेजरमेंट कैसे करें, टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। आयतन का मापन कैसे करें? तो आयतन को मापने के लिए हमें 3 बातों का ध्यान देना होगा। आयतन किसी न किसी ऑब्जेक्ट का मेजर करेंगे, या सब्सटेंस का आयतन मेजर करेंगे, वस्तु का या द्रव्य पदार्थ का। और ये पदार्थ 3 अवस्था में हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लिक्विड का जो आयतन है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड is measured using measuring cylinder.
मेजरिंग सिलेंडर का उपयोग करके माप सकते हैं, या फिर पिपेट का उपयोग कर सकते हैं, या ब्यूरेट का भी उपयोग कर सकते हैं। इन सब चीजों का उपयोग कर सकते हैं। एक प्रकार से ये जो होते हैं पाइप होते हैं, ट्यूब होते हैं, जिन्हें कैलिब्रेट किया जाता है। कैलिब्रेट मतलब जिसमें रीडिंग होता है। चाहे हम बात करें मेजरिंग सिलेंडर का, मापक बेलन, मेजरिंग सिलेंडर को हम क्या कहते हैं? मापक बेलन। ये ऐसा होता है। ये क्या है? कैलिब्रेटेड सिलेंडर है, कैलिब्रेटेड सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर इज ए कैलिब्रेटेड सिलेंडर। कैलिब्रेटेड सिलेंडर का मतलब सिलेंडर है जिसके किनारे पे क्या लिखा हुआ है? रीडिंग लिखा हुआ है मिलीलीटर में। मिलीलीटर किसको मापता है? आयतन को मापता है। तो आयतन को मापने के लिए इधर रीडिंग है, यहां तक पानी पहुंच गया इस लेवल तक तो 10 मिलीलीटर हो गया, यहां तक लिक्विड पहुंच गया तो 20 मिलीलीटर हो गया, यहां तक लिक्विड पहुंच गया 30 मिलीलीटर, यहां तक लिक्विड पहुंचा 40 मिलीलीटर, यहां तक 50 मिलीलीटर। इस तरीके से हम मेजर करते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम हम या तो इससे करेंगे, या फिर एक और हमने बताया पिपेट। तो पिपेट तो पाइप जैसा होता है, आगे की ओर हल्का सा नोकीला होगा, यहां ओपनिंग होगा, इस तरह का पिपेट होता है। और एक मार्क यहां बना रहेगा, यहां मार्क पे लिखा रहेगा 5 ml, कोई 10 ml, कोई 15 ml। इधर से आप लिक्विड खींचिएगा और यहां तक जब भर जाए तो क्या हो जाएगा? एक जहां तक रीडिंग होगा वहां तक भर जाएगा तो 5 ml का है तो 5 मिलीलीटर हो गया। 10 ml का अगर पिपेट है तो 10 मिलीलीटर हो गया। 20 ml का पिपेट है तो 20 ml। इसको लिक्विड में इस सिरे को लिक्विड में डुबाया जाता है, इस सिरे को मुंह से खींचा जाता है। मुख में लगा करके इस सिरे को खींचते हैं ऊपर की ओर, तो इधर से पानी लिक्विड अंदर प्रवेश करेगा और यहां तक जब पहुंच जाए तो उसका जितने मिलीलीटर का ये पिपेट होगा उतना मिलीलीटर का हो गया। तो यह पिपेट। इसी प्रकार एक और सिलेंडर होता है कुछ इस तरीके का, यहां पे स्टॉप कॉक लगा होता है और एक कैलिब्रेटेड है। तो आप इधर से डालेंगे लिक्विड, ये बंद रहेगा तो आप मेजर कर सकते हैं कितना मिलीलीटर है, और रीडिंग से आधार पे उसके बाद फिर नीचे जितना जरूरत उतना ले जाइए। मान लीजिए जितना जरूरत उतना पहले माप लिया, उसके बाद नीचे की ओर टॉप स्टॉप को यूज कर लिए। तो इस तरीके से इसको कहते हैं हम ब्यूरेट। तो आप लिक्विड का आयतन ब्यूरेट में भी मेजर कर सकते हैं, सिलेंडर यानी कि मापक बेलन में भी कर सकते हैं और पिपेट में भी कर सकते हैं। तो इस तरह से वॉल्यूम मापने के लिए 3 डिवाइसेज रखा है। लिक्विड हो तो लिक्विड का आयतन मापने के लिए 3 डिवाइसेज हैं, मेजरिंग सिलेंडर, ब्यूरेट एंड पिपेट। कैसे मेजर करेंगे इसको हम डिटेल में देखेंगे, पहले लिक्विड का, उसके बाद फिर सॉलिड, तब गैस का देखेंगे। तो आगे हम फिर बात करेंगे इस वीडियो कड़ी में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मेजरिंग सिलेंडर का के द्वारा यूज करके हम लिक्विड का आयतन कैसे निकालते हैं। मेजरिंग वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड यूजिंग मेजरिंग सिलेंडर, यानी मापक बेलन का उपयोग करके हम लिक्विड का आयतन कैसे मापें। तो सबसे पहला जो काम करेंगे हम लिस्ट काउंट निकालेंगे। लिस्ट काउंट का मतलब क्या है? इट इज द मिनिमम वॉल्यूम दैट अ measuring cylinder can measure accurately, यानी कि यह क्या है? तो वह मिनिमम आयतन है जिसको मेजरिंग सिलेंडर एक्यूरेटली मेजर करेगा। मैं 3 मेजरिंग सिलेंडर बना रहा हूं, उसमें तीनों हम लिस्ट काउंट निकालेंगे। एक मेजरिंग सिलेंडर है जिसमें देखिए
बड़ा वाला जो एरो है उस पर रीडिंग है 25 मिलीलीटर, 50 मिलीलीटर, 75, 100, 125, 150, 175। इसका लिस्ट काउंट हमको निकालना है। कैसे निकालें? तो लिस्ट काउंट निकालने के लिए आप चाहो तो पूरा का पूरा ले सकते हो, यहाँ 0 है, ठीक है। तो इस तरीके से आप पूरा, या तो आप 0 से 175 ले लीजिए, लोवेस्ट रीडिंग और हाईएस्ट रीडिंग। तो हाईएस्ट में से लोवेस्ट को घटा लीजिए और जितना बीच में डिवीजन उससे भाग दे दीजिए। तो आप चाहे तो पूरा में कर सकते हैं। लोवेस्ट है, हाईएस्ट कितना है 175 ml और लोवेस्ट कितना है 0 ml, भागा डिवीजन कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 को है, तो 35 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा कितना 175 ml बटे 35। तो 5 7 35 और 5 से 5 दूना 10, 5 15 और 5 25, 7 5 35, यानी आ गया 5 मिलीलीटर। तो एक्यूरेटली ये जो सिलेंडर है मिनिमम 5 लीटर आयतन माप सकता है। और आप याद रखिएगा कि एक पार्ट्स के बीच का, जैसे यहाँ से यहाँ जाइएगा 5 ml हो गया। अगर कोई लिक्विड यहाँ से यहाँ के बीच में है तो इसका मतलब वो 5 ml है। तो दो पार्ट्स के बीच का जो आयतन है वो 5 मिलीलीटर। इसको ऐसे भी निकाल सकता है। मान लीजिए पूरा नहीं लेना चाहते तो आप कोई भी दो रीडिंग लीजिए। मान लीजिए 100 125 लेंगे तो 125 माइनस 100 इतना ml हो गया, बटे 125 और 100 के बीच में कितना पार्टीशन है, तो 1 2 3 4 5, 5 से भाग दे देंगे, बराबर हो जाएगा 25 ml बटे 5, भाग दो क्या गया 5 ml। तो इस तरीके से आप लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं। मेजरिंग सिलेंडर का लिस्ट काउंट हुआ 5 ml। इसी तरीके से और भी मेजरिंग सिलेंडर का हम लोग लिस्ट काउंट निकालेंगे। चलिए एक और मेजरिंग सिलेंडर हम लेते हैं। तो एक और हम लोग मेजरिंग सिलेंडर यानी मापक बेलन लेते हैं, जिसमें रीडिंग कुछ इस प्रकार से 0 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ml तक है। इसका लिस्ट काउंट निकालना हो। लिस्ट काउंट निकालने का पहला तरीका हम क्या बताए थे, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, यानी अपर रीडिंग माइनस लोअर रीडिंग डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ पार्ट्स। तो अपर रीडिंग 100 ले लें, लोअर रीडिंग 0 ले लें, तो इनमें पार्ट्स हो गया 50, तो यानी जाएगा 100 ml बटे 50, डिवाइड करेंगे तो जाएगा 2 ml। यानी कि ये मिनिमम जो आयतन है वो 2 ml तक माप सकता है। कम से न्यूनतम आयतन 2 मिलीलीटर मापेगा। तरीका और भी है, कहीं भी 2 पार्ट ले लीजिए, इससे भी लिस्ट काउंट निकल जाएगा। तो लिस्ट काउंट बराबर आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये 60 ml है माइनस नीचे वाला है 50 ml डिवाइडेड बाई 60 और 50 के बीच में पार्ट्स कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 से भाग दे देंगे तो जाएगा 10 ml डिवाइडेड बाई 5, 5 दूना। ऐसे भी निकाल सकते हैं। कोई भी 2 पार्ट्स, 2 लिमिट ले लीजिए, ऊपर अपर और लोअर लिमिट, और इसमें से जो पार्ट्स हैं उनके बीच में उससे भाग दीजिए। जैसे ये हम लेते हैं 60 और 80 लेते हैं तो 80 माइनस 60 20 हो जाएगा, और पार्ट से 10 20 बटे 10 यानी कि 2 ml। इसी प्रकार से आप लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं। तो लिस्ट काउंट आई थिंक आपको निकालना समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। मान लीजिए एक और मापक बेलन है, मान लिया जाए ये भी एक मेजरिंग सिलेंडर है, 50 ml, 100 ml, 150 ml, 200 ml, 250 ml। इसका लिस्ट काउंट निकालना तो कैसे निकालेंगे? तो लिस्ट काउंट निकालने का तरीका है कि आप कोई भी 2 रीडिंग ले लीजिए। मान लिया जाए हम 50 और 150 ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक, तो हो जाएगा 150 अपर वाला माइनस 50 डिवाइडेड बाई 50 और 150 के जो पार्ट्स कितने हैं, यहाँ से यहाँ तक 10 है, यहाँ से 10, 10 और 10 20, तो बराबर हो जाएगा 100 ml डिवाइडेड बाई 5 ml। आप चाहो तो ये दोनों पार्ट भी ले सकते हो, 50 100 माइनस 50 50 हो जाएगा, पार्ट से 10 50 बटे 10 5 ml यही आएगा। ये दोनों पार्ट्स ले लो 200 और 250, तो 250 में से 200 घटाएंगे 50, और पार्ट्स की संख्या 10, 50 बटे 10 5। आप चाहो तो यहाँ से यहाँ तक भी ले सकते हो 5।
इस तरीके से आप लिस्ट काउंट निकाल सकते हो। आई थिंक आपको लिस्ट काउंट निकालना समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे मेजर करते हैं आयतन को। एक मेजरिंग सिलेंडर ए है। इस मापक बेलन में पानी जो है यहां तक है, पानी का जो लेयर है यहां तक है। तो यहां तक पानी भरा हुआ है। दूसरा मापक बेलन है, यह मापक बेलन बी, इसमें यहां तक भरा हुआ है। रीडिंग है 10 ml, 20 ml, 30 ml, 40 ml, 50 ml, 60 ml, 70 ml, 80 ml, 90 ml। इन दोनों में हमको बताना है कि पानी का आयतन कितना है। तो देखिए सबसे पहले तो इसका हम लिस्ट काउंट निकालेंगे। LC, LC मतलब लिस्ट काउंट। LC स्टैंड्स फॉर, इधर लिख देता हूँ, LC का मतलब है लिस्ट काउंट, मतलब मिनिमम आयतन जो ये माप सकता है। तो पहले दोनों का हम LC निकालेंगे अर्थात लिस्ट काउंट निकालेंगे। तो इसका लिस्ट काउंट कोई भी दो रीडिंग ले लो, 75 मान लो ले लो और 25 नीचे ले लो। 75 माइनस 25 बटे पार्ट्स कितने हैं 5, 10 और 50 बटे 10 बराबर 5 मिलीलीटर। ये मिनिमम आयतन, यानी एक पार्ट जो है, एक पार्ट जो इसका है वो 5 मिलीलीटर का बराबर है। यहाँ भी लिस्ट काउंट निकाल लेते हैं। तो लिस्ट काउंट बराबर हो जाएगा कितना, मान लो कोई दो लो 60 और 50 ले लो, तो 60 ml माइनस 50 ml डिवाइडेड बाय 60-50 के बीच में कितना पार्टीशन है, 1 2 3 4 5 हुआ, 5 से भाग दे देंगे, हो जाएगा 10 ml बटे 5 यानी 2 ml, यानी एक पार्ट्स के बीच में 2 ml हटता है। लिस्ट काउंट 2 ml है। चलिए अब इसमें हम मापते हैं। देखिए तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, इसमें लिक्विड का वॉल्यूम जो है इन ए, मेजरिंग सिलेंडर ए में जो वॉल्यूम, ए जो लिक्विड का वॉल्यूम, ए में जो है लिक्विड का वॉल्यूम कितना है, तो देख लेते हैं। पहले तो यहाँ देख पा रहे हैं कि 100 के पास है, तो 100 ml प्लस 100 ml के ऊपर कितने पार्ट्स हैं, पार्ट्स 1 2 3, तो 3 पार्ट्स है, तो 3 इंटू 1 पार्ट में 5 ml बराबर कितना हो जाएगा 100 ml प्लस 3 × 5 = 15 ml, तो बराबर हो गया 115 ml। तो इसमें जो लिक्विड है वो 115 ml है। हमने यहाँ देखिए लेवल यहाँ है और ये 100 से ऊपर है, तो 100 ml तो होगा ही होगा। इसके बाद कितना पार्ट्स ऊपर है, तो 1 2 3 पार्ट्स ऊपर है। एक पार्ट्स में 5, लिस्ट काउंट जो है एक पार्ट्स के अंदर का वॉल्यूम है, तो एक पार्ट्स का वॉल्यूम 5 है, तो 3 पार्ट्स का वॉल्यूम हो जाएगा 3 × 5 = 15, तो 100 + 15 115 ml। यहाँ भी देख सकते हैं आप वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन बी निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये जो पानी का लेयर है 40 से ऊपर है, तो 40 ml तो होगा ही क्लियर एकदम। इसके बाद पार्ट्स गिन लो, पार्ट्स की संख्या 1 2 3, तो 3 पार्ट्स और लिस्ट काउंट इसका निकालना है कितना 2 ml, तो 3 पार्ट्स इंटू 2 ml बराबर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 40 ml और 3 × 6 ml बराबर हो गया 46 ml। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड भी हो गया 46 ml। तो इस तरह से आपको वॉल्यूम ऑफ लिक्विड मेजरिंग सिलेंडर की सहायता से निकालना आ गया होगा। आगे क्लास में हम लोग सॉलिड्स का आयतन निकालना सीखेंगे। और आज का लेक्चर इतना ही। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।